मैंने रिसेंटली यूट्यूब पे एक वीडियो बनाई थी जहाँ पे मैंने अपनी पूरी जर्नी एक्सप्लेन करी थी और उसमें मैंने ये भी बताया था कि मैंने सीएफए कैसे क्लियर किया था कॉलेज के अंदर। सो इस वीडियो में मैं वो वाले सारे पॉइंट्स बताने वाला हूँ जिसने मुझे हेल्प किया था सीएफए क्लियर करने में। जल्दी से एक ओवरव्यू दे देता हूँ। ऑलरेडी मैं बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूँ सीएफए के ऊपर, बट अगर ऐसे ही वीडियोस किसी और पर्टिकुलर कोर्स पे चाहिए तो लेट मी नो इन द कमेंट्स। साथ ही साथ स्कॉलरशिप के ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ सीएफए की, बिकॉज इस बार थोड़े से चेंजेस हुए हैं उसके अंदर, तो वो भी मैं जल्दी कवर करने वाला हूँ। तो सीएफए इज बेसिकली चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट, जो कि मेरे हिसाब से इज द बेस्ट कोर्स इन द वर्ल्ड फॉर फाइनेंस। इसमें 3 लेवल होते हैं आपके, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, जो कि आप क्लियर कर सकते हो यूजुअली 3 इयर्स के आसपास के अंदर अंदर कर सकते हो आप। और इसकी फीस इज रफली अराउंड 3 to 4 लाख के बीच में, डिपेंडिंग आप कितना टाइम में कंप्लीट करते हो, बिकॉज हर एक अटेम्प्ट की अलग अलग फीस होती है एंड स्टार्टिंग में एक रजिस्ट्रेशन फीस भी होती है। ये सब कुछ मैंने डिटेल में कवर किया हुआ है सीएफए फुल इन्फॉर्मेशन वीडियो के अंदर, जिसका लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, यू कैन चेक दैट आउट। एंड एक दो चीजें मैं जरूर पहले बताना चाहता हूँ कि यार सीएफए मैंने क्यों बोला बेस्ट कोर्स है इन द वर्ल्ड फॉर फाइनेंस, बिकॉज आप एमबीए कर लो, आप एफआरएम कर लो, एनसीएफए मैनेजमेंट कोई भी कोर्स कर लो, आई डोंट थिंक एनी कोर्स कम्स क्लोज टू सीएफए इन टर्म्स ऑफ द नॉलेज दैट इट गिव्स यू। इनफैक्ट बहुत सारी जो वर्ल्ड की टॉप एमबीएस है वो ओपनली और बहुत ही प्राउडली लिखते हैं दैट वी कवर एक्स परसेंटेज ऑफ सीएफए। सो इतना ज्यादा नॉलेज है सीएफए के अंदर। जब मैंने अपनी एमएससी इन फाइनेंस कंप्लीट करी तब भी 3 लेवल्स जितना सीएफए में जितनी पढ़ाई है वो भी उसमें कवर नहीं हुई थी। दैट इज द लेवल ऑफ सीएफए। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि अगर मैं सीएफए कर रहा हूं तो मैं मास्टर्स नहीं करूंगा, या मैं मास्टर्स कर रहा हूं तो फिर मैं सीएफए नहीं करूंगा। दैट डजंट मीन दैट, बिकॉज ये दोनों के दोनों सब्स्टिट्यूट कोर्सेज नहीं है, ये कॉम्प्लीमेंट्री कोर्सेज है। इससे मेरा क्या मतलब है कि अगर मैं सीएफए कर लूंगा तो एमबीए नहीं करूंगा, क्योंकि एमबीए ना सेम ही चीज प्रोवाइड कर रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है यार। सीएफए विल टीच यू डिफरेंट थिंग्स, एमबीए विल टीच यू डिफरेंट थिंग्स। ऑब्वियसली सीएफए doesn't have placements, doesn't have classes regularly like you have in your MBAs, so don't consider them as the substitute courses, consider them as the complementary courses कि दोनों साथ में करने चाहिए। ऑब्वियसली बात है कि कभी पहले कोई कर सकते हो, दूसरा कोई कर सकते हो, कई लोग साथ में भी करते हैं, जैसा ठीक लगे, बट डोंट अंडरस्टैंड कि यार एक करने से दूसरा नहीं करना होगा। डोंट डू दैट। एंड इसके लिए बहुत ही सिंपल सी एडवाइस भी है, लिंक्डइन पर जाओ, सर्च फॉर द बेस्ट एमबीए कॉलेजेस इन इंडिया। वहां पे पीपल सेक्शन में जाना, पीपल सेक्शन में वो सारे लोग आ जाएंगे जिन्होंने उन पर्टिकुलर कॉलेजेस से एमबीए करी हुई है। इवन व्हेन दे हैव डन देयर एमबीए इन फाइनेंस फ्रॉम द बेस्ट कॉलेजेस इन इंडिया, यू विल सी एफआरएम या सीएफए लाइक कोर्सेज इन देयर प्रोफाइल। तो अगर वो टॉप के कॉलेजेस से होने के बाद में भी कर रहे हैं, देन जाहिर सी बात है यू हैव द आंसर, प्रैक्टिकल आंसर देन एंड देयर। जल्दी से हमने बात खत्म कर दी है सीएफए के बारे में और सीएफए कितना जरूरी है और क्यों जरूरी है। अब बात करते हैं इसको क्लियर कैसे करना है। देखो सीएफए के अंदर ना 10 सब्जेक्ट्स है। अब मैं सारे सब्जेक्ट्स के बारे में डिटेल में नहीं बताने वाला हूं, मैं बस ये बताने वाला हूं कि उसमें से एक सब्जेक्ट है एथिक्स नाम का। वो सब्जेक्ट मेरे हिसाब से आसान है पढ़ने में, उसमें कुछ न्यूमेरिकल नहीं है, कुछ डिटेल में भी कोई डेफिनेशन याद नहीं करनी। बट अगर आपने उस पेपर में 50% मार्क्स नहीं सिक्योर किए, यू वोंट बी एबल टू क्लियर सीएफए। ये एक मिथ है या रियलिटी, आज तक इसकी क्लियरेंस किसी को नहीं मिली है, बट मैं कहता हूं कि अगर 1% भी सच है ना तो उसको सच मान के ही चलो, बिकॉज हम वर्स्ट केस सिनेरियो को ही लेके चलते हैं। सो हाईएस्ट वेटेज इसकी है, और अगर इसमें 50% नहीं आते, वी कैन नॉट क्लियर द एग्जाम, चाहे किसी पेपर में कितने भी मार्क्स आ जाए। सो आई स्कोर्ड 100% इन एथिक्स, और मैं उसका सीक्रेट भी बताने वाला हूं आगे जाके इस वीडियो के अंदर। सो सबसे पहले एक स्टेप की बात करते हैं दैट हेल्प मी द मोस्ट टू क्लियर एफआरएम, सीएफए और व्हाटएवर एग्जाम आई गिव इन माय लाइफ। वो है द मल्टी नोटबुक स्ट्रेटजी। मैं बता रहा हूं अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हो ना तब भी ये वाली वीडियो आपको बहुत हेल्प करने वाली है, बिकॉज ये स्ट्रेटजी मैंने खुद से बनाई है और ये हर एक प्रोफेशनल एग्जाम पे एप्लीकेबल है। सो मैंने क्या किया, सीएफए एग्जाम के लिए, एफआरएम एग्जाम के लिए मैंने 2 रजिस्टर्स बनाए। जो रजिस्टर्स मोटे रजिस्टर्स होते हैं A4 साइज शीट के, और 2 मैंने बनाई छोटी छोटी कॉपीज, जिसमें आई थिंक 60 पेजेस होते हैं और वो छोटे पेजेस होते हैं। बट इसका क्या करना है, उसको कैसे यूज करना है, उसको समझो। देखो जो भी लोग प्रोफेशनल एग्जाम दे रहे होते हैं ना, दे आर टेकिंग द क्लासेस फ्रॉम सम प्लेस मोस्टली। तो एक मैंने बनाया रजिस्टर, अपना ट्यूशन का रजिस्टर, क्लासेस का रजिस्टर, कि सर पढ़ा रहे हैं, मैम पढ़ा रही हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी, मैं उसको ना क्लास के टाइम पे यूज करूंगा। कुछ इंपॉर्टेंट बताया, लिख लिया, कुछ सॉल्व करने के लिए सॉल्व कर दिया। इट्स मोर लाइक योर रफ रजिस्टर। बट हाँ, जाहिर सी बात है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अलग से सब लोग लिखते हैं, बॉक्स बना के लिख दिया, ब्लैक पेन से लिख दिया। आई यूज्ड टू डू दैट। देन सेकंड आता था सबसे इंपॉर्टेंट रजिस्टर। क्लासेस के बाद हर एक इंसान, हर एक स्टूडेंट सेल्फ स्टडी जरूर करता है। एग्जाम से पहले सेल्फ स्टडी होती है, थ्रू आउट सेल्फ स्टडी चलती रहती है। उस टाइम पे मैं अपना सेकंड रजिस्टर यूज करता था, जो मेरे को लगता है इट्स लाइक द बाइबल ऑफ द एग्जाम, बिकॉज सीएफए के अंदर 4 से 5 बुक्स मिलती है आपको, 10 सब्जेक्ट्स होते हैं, एफआर में भी 4 बुक्स 5 बुक्स मिलती है आपको। जाहिर सी बात है कि सारा का सारा कंटेंट आप एक साथ नहीं रिवाइज कर सकते या एक साथ नहीं पढ़ सकते। यू नीड समथिंग जहां पे सब कुछ काइंड ऑफ मेंटेन्ड हो, एंड दैट इज योर सेकंड रजिस्टर, जो आपका सेल्फ स्टडी रजिस्टर होता है। जैसे मैंने एक चैप्टर पढ़ा, चैप्टर का नाम ब्लैक पेन से लिख दिया मैंने, और ब्लू पेन से मैंने अपना
कुछ इंपॉर्टेंट सॉल्व कर दिया, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख दिए। ब्लैक पेन से मैं लिखता था हेडिंग्स, और रेड पेन या पिंक कलर का पेन या जो भी ग्रीन कलर का पेन आपको मिल जाए उससे आई यूज्ड टू राइट द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ऐसे करके जब मैं अपनी सेल्फ स्टडी खत्म करता था ना, मेरे पास उन 4-5 बुक्स में सारी की सारी इंपॉर्टेंट चीजें एक जगह पे आ जाती थी। दैट वाज द रोल ऑफ द नोटबुक और द रजिस्टर दैट आई यूज्ड टू मेंटेन। अगर मेरे पास उसकी फोटो भी, मैं फोटो भी लगा दूंगा अपने ब्रॉडकास्ट चैनल के अंदर, भेज दूंगा इंस्टाग्राम पे, बट आई यूज्ड टू डू दैट। और जितनी हेल्प मेरी उससे होती थी किसी और चीज से कभी नहीं हुई, एंड दैट वाज द बेस्ट थिंग दैट आई डिड। ये करना है। अब बात आती है वो छोटी छोटी कॉपीज क्यों, 2 कॉपीज। पहली कॉपी होगी आपकी न्यूमेरिकल्स की। वाई न्यूमेरिकल्स की? बिकॉज यार एफआरएम और सीएफए चाहे आप लेवल 1 2 3 की बात करो, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स है उसमें। इतने सारे न्यूमेरिकल्स है कि आप हैरान हो जाओगे कि इतने न्यूमेरिकल्स हो भी सकते हैं क्या। सो उस टाइम पे यू हैव टू मेंटेन दैट कॉपी जिसमें सारे के सारे चैप्टर वाइज या एटलीस्ट सब्जेक्ट वाइज फॉर्मूलाज होने चाहिए। बहुत लोग इसमें एक गलती करते हैं, सुनने में शायद कॉमन लग रहा होगा कि यार ये तो सभी कर सकते हैं, या न्यूमेरिकल्स के लिए सब अलग बनाते हैं, कोई शीट्स बनाते हैं। एक गलती होती है उसमें जो बहुत लोग करते हैं। मैं पहले पूरी पढ़ाई कंप्लीट करूंगा और उसके बाद में मैं वो फॉर्मूला नोटबुक बना के लिखूंगा। वर्स्ट मिस्टेक दैट यू कैन डू एज अ स्टूडेंट। मैंने कभी ये नहीं किया। मैंने क्या किया, लेट्स से 60 चैप्टर्स है मेरे सिलेबस के अंदर, 60 चैप्टर्स। मैंने एक चैप्टर कंप्लीट किया, खत्म कर दिया पूरा। अब मैंने वो कॉपी उठाई अपने फॉर्मूला वाली और उस पर्टिकुलर चैप्टर के सारे फॉर्मूलाज लिख दिए। इससे क्या होता है, जब मैं चैप्टर 2 पढ़ रहा हूँ या 3 पढ़ रहा हूँ या 4 पढ़ूं, उस टाइम तक भी कहीं पे चलते फिरते, कहीं घूमने चले गए, कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं बैठे हुए हैं खाली, उस टाइम पे आई यूज्ड टू लर्न फॉर्मूलाज वहीं से। आप बिलीव नहीं करोगे, इसका इतना ज्यादा एडवांटेज है दैट यू विल ओनली अंडरस्टैंड व्हेन यू डू इट। ब्रश कर रहे हैं, पढ़ लिया, और मैं बता रहा हूँ जेन्युइनली याद भी नहीं करना है, पढ़ना है बस उसको। धीरे धीरे आप रियलाइज करोगे, जब तक आप चैप्टर 20 तक पहुंचोगे, फर्स्ट 5 6 7 चैप्टर्स तो आपको याद हो चुके होंगे, क्योंकि आप रोज उसको पढ़ रहे हो। यू डोंट इवन नीड टू मेमोराइज इट, आपको रट जाएगी वो चीज। दैट इज व्हाई यू नीड टू मेक द फॉर्मूला कॉपी राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। उसको बनाते चलो, पढ़ते चलो, याद भी नहीं करना, बस पढ़ते चलो, ऑटोमेटिकली वो चीज याद होनी शुरू हो जाती है। एंड दैट इज व्हाट यू नीड टू डू। अगर आपने ये कर लिया, इट विल रियली हेल्प यू आउट अ लॉट। लास्ट में जब सब लोग बैठ के फॉर्मूलाज याद कर रहे होते हैं, आपको नहीं पड़ेगी जरूरत उसको करने की। आप अपना प्रैक्टिस करोगे, रिवाइज करोगे, अगर सिलेबस बचा तो सिलेबस कंप्लीट करोगे, लेकिन वो फॉर्मूला का प्रेशर पूरे टाइम दिमाग में नहीं रहने वाला है। सो मेक दैट। अब आती है फोर्थ कॉपी को चाहिए यार, तो सब कुछ भी कवर हो गया है। नहीं, एक चीज थी जो मैं हमेशा करता था। अब देखो, मैंने एक बात बताई कि यार 4-5 बुक्स होती है, हजारों पेजेस होते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होता है जो दूसरी चीज से इंपॉर्टेंट हो। हर एक पेज इक्वल इंपॉर्टेंट नहीं होता। कुछ पेजेस ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और कुछ टॉपिक्स से कुछ पॉइंट्स ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं दूसरे पॉइंटर से। मैं हमेशा जो भी पॉइंट्स या तो मुझको समझ नहीं आ रहे हैं, बिल्कुल बहुत पढ़ने के बाद भी समझ नहीं आ रहे हैं, या जो पॉइंट्स मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा जरूरी है, ये तो आ ही सकते हैं, या जो पॉइंट्स मेरे को लगता है यार ये एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है किसी भी चीज का, उसको मैं हमेशा अपनी कॉपी में लिख लेता था चैप्टर वाइज। एक चैप्टर में 4-5 मुझे लगता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, बहुत ही ज्यादा, मैं शायद उनको भूल जाऊंगा, या शायद मेरे को लास्ट में ये पढ़ने होंगे, या शायद मैं लास्ट में स्किप ना कर दूं, या मेरे को यार याद नहीं हो रहा है। हमेशा मैं उसको एक सेपरेट कॉपी में लिख लेता था। यू वोंट इवन बिलीव, इतनी बार ऐसा हुआ है एफआरएम लेवल 1 में, लेवल 2 में, सीएफए में, कि मैं जब पेपर दे रहा होता था, एग्जैक्ट वही एमसीक्यू आ जाता था जो मैंने कॉपी में लिखा हुआ था। एक डेफिनेशन लिखी, उसी का एमसीक्यू आगा कि यार ये किसमें से कैरेक्टराइज होता है, और इतनी हंसी आती थी वो करते हुए कि मैंने ऐसे फन में करना शुरू किया था इसको, एंड आई एम फॉलोइंग दिस फॉर ऑलमोस्ट एवरी एग्जाम। और ये हो रहा है कि ये पेपर में डॉट टू डॉट सेम क्वेश्चन आ रहे हैं। इमेजिन करो, आपने 100-200 पॉइंट्स लिखे, छोटे पॉइंट्स लिखे आपने, जो आपको लगता है इंपॉर्टेंट आपको लग रहे हैं वो 200 पॉइंट्स। कितनी हाई प्रोबेबिलिटी है कि उस 200 पॉइंट में से 2-4 क्वेश्चन इजीली आ जाए, और वो 2-4 क्वेश्चन बहुत जरूरी होते हैं, बहुत ज्यादा जरूरी। अगर आप एफआरएम का पेपर दे रहे हो, सीएफए का पेपर दे रहे हो, वो 2-4 न्यूमेरिकल्स, 2-4 एमसीक्यूज, कुछ भी अगर आप एक्स्ट्रा ठीक करते हो तो बहुत बेनिफिट होता है। बिकॉज यहाँ पे आपको 80-90% नहीं स्कोर करना, आपको 60-65-70% स्कोर करना होता है टू क्लियर द एग्जाम। तो वो 2-4 बहुत हेल्प करते हैं। दिस वाज द मल्टी नोटबुक स्ट्रेटेजी दैट आई यूज्ड टू यूज फॉर एवरी एग्जाम। इतनी ज्यादा हेल्पफुल है, जब आप करोगे ना तब आके मुझे कमेंट्स में बताना कि कैसा रहा। अभी नहीं लगेगा, अभी लगेगा यार ठीक है, हाँ कर सकते हैं, साउंड्स गुड, ये वो, बट जब इसको करोगे इसका बेनिफिट पता चलेगा एग्जाम देने के बाद, करने के बाद में, एंड यू विल रियलाइज हाउ इट वर्क्स। ये इसका एक पूरा प्रोसेस है, फॉलो करोगे ना, ट्रस्ट मी, इट विल रियली हेल्प यू आउट अ लॉट। सेकंड नंबर पे आता है प्रैक्टिस, और मैं आपको ये रैंडमली नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं बोल रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस के बाद। जो मैंने पहला एग्जाम दिया था कॉलेज में, सेकंड सेमेस्टर में दिया था, तब भी मैं 18 साल का ही था। एफआरएम लेवल 1 दिया था मैंने, ठीक है, 18 साल की उम्र में। मेरा वो पेपर क्लियर नहीं हुआ था। ओपनली मैं सबको बताता हूँ, कोई ऐसे में सिर्फ सक्सेस दिखाने के लिए नहीं आता हूँ, मैं आपको रियलिस्टिक अप्रोच बताने आता हूँ। जो मैंने पहला फाइनेंस एग्जाम दिया था अपनी लाइफ का, मतलब प्रोफेशनल एग्जाम, मैंने ये एनसीएफए में बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने वो क्लियर नहीं किया एफआरएम लेवल 1। गलती पता क्या थी? गलती ये थी कि मैं एक कन्वेंशनल
कन्वेंशनल एग्जाम की तरह पढ़ रहा था एफआरएम। कन्वेंशनल एग्जाम क्या होता है, मेरे बोर्ड में अच्छे मार्क्स आए थे, कॉलेज के फर्स्ट सेम में भी मेरे अच्छे मार्क्स आए थे। उस टाइम पे मैं क्या करता था, जो हम लोग सब करते हो क्या करते हैं, ठीक है सीबीएसई ने करिकुलम दिया हुआ है या किसी भी हमारे बोर्ड ने करिकुलम दिया हुआ है, हम बुक पढ़ रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस पढ़ लिए, कुछ प्रैक्टिस कर लिया, मॉक्स दे लिए और पेपर देने चले गए। और मैं जरा मॉक्स देता भी नहीं था, मैं जरा प्रैक्टिस भी नहीं करता था, बिकॉज आई फील सब कुछ बुक से ही आता है, कुछ बाहर से आता ही नहीं है, तो मैं ऐसे ही चला जाता था एंड आई यूज्ड टू डू वेल। तो मैंने कभी जरा सोचा भी नहीं। एफआरएम के टाइम पे भी मैं कन्वेंशनली पढ़ने लग गया था एफआरएम को, और वो थी मेरी सबसे बड़ी गलती। जब मैं पेपर देने गया, मैंने देखा यार पेपर में तो वो क्वेश्चंस है ही नहीं जैसे मैं पढ़ के आया था, बिल्कुल अलग चीजें आ रखी है पेपर के अंदर। व्हेनेवर यू आर गिविंग एनी प्रोफेशनल एग्जाम, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट प्रैक्टिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। टाइम बचेगा इज अ सेपरेट थिंग, वो तो है ही है, बट सारे के सारे क्वेश्चंस खास करके इन जैसे एग्जाम्स में दे आर वेरी प्रैक्टिकल, न्यूमेरिकल बेस्ड भी हो सकते हैं, प्रैक्टिकल इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी हो सकते हैं, अप्रोच हो सकता है, एग्जीक्यूशन हो सकता है। तो ये करना बहुत जरूरी है कि आप प्रैक्टिस करके जाओ। एक टाइम को आप सिलेबस ऊपर ऊपर से कर लो, लेकिन प्रैक्टिस डिटेल्ड होनी चाहिए। ट्रस्ट मी, प्रैक्टिस इज सो इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू सीएफए। प्रैक्टिस फ्रॉम द कैंडिडेट रिसोर्सेज दैट सीएफए प्रोवाइड्स, वहां से करो, आराम से होगा, टेंशन फ्री होगा। अगर आपने सिलेबस कंप्लीट करने के बाद ढंग से प्रैक्टिस कर ली, ऐसा कोई एग्जाम बना ही नहीं है फाइनेंस का जो आप क्लियर नहीं कर पाओगे। प्रैक्टिस इज द की। कैंडिडेट रिसोर्सेज सीएफए प्रोवाइड करता है आपको, जब आप रजिस्टर कर लेते हो तब जाके एक्सेस मिलता है उसका, वो करो। ट्रस्ट में अगर वो पूरा हो गया, कुछ डरने की बात नहीं है, आप पेपर ऐसे क्लियर कर लोगे जाके। इट्स वेरी इजी, पेपर इज ऑनेस्टली वेरी इजी। लेवल 1 का पेपर, मैंने जिस भी बच्चे से बात करी है, हमेशा मैंने ये सुना है सिलेबस बहुत ज्यादा है लेकिन पेपर आसान ही आता है। अगर आप प्रैक्टिस करके जाओगे, पढ़ के जाओगे, 100% क्लियर होगा। अब देखो, दो जो मैंने पॉइंट्स बताना, ये पूरा आपका सीएफए जर्नी ही कवर कर लेगा, बट एक और पॉइंट बोलता हूँ, एडिशनल पॉइंट, ताकि मेंटल प्रेशर कभी ना हो। थर्ड पॉइंट इज डूइंग शॉर्ट टर्म कोर्सेज बिफोर सीएफए। व्हाई इज दैट? हमने सुना है ना यार, हमारा कोई कजन या कोई दोस्त या कोई रिलेटिव का कोई भी इंसान सीए दे रहा था, या आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहा था, यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा था, या कोई भी ऐसी सिमिलर चीज, और ये सुनने को आता है कि उन्होंने वो चीज बीच में छोड़ दी क्योंकि उनसे शायद मैनेज नहीं हो पाया। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये नहीं है कि वो बच्चा खराब है, ऐसा बिल्कुल भी रीजन नहीं है। बहुत बच्चे करते भी है, हम भी उनकी जैसे ही है, लेकिन रीजन ये होता है कि बहुत बार हम एक चीज को शुरू कर देते हैं बिकॉज हमारे या तो पेरेंट्स ने बोला होता है, प्रोफेसर ने बोला होता है, कोई फ्रेंड कर रहा होता है, इस चक्कर में हम शुरू कर देते हैं। कितने लोग जो आज ये वीडियो देख रहे हैं, अपनी ग्रेजुएशन को कर रहे हैं, कितने लोगों ने एक्चुअली में उस पर्टिकुलर चीज के बारे में प्रैक्टिकल रिसर्च करी थी? फॉर एग्जांपल, अगर आप बीकॉम ऑनर्स कर रहे हो, आप बीबीए कर रहे हो, आप इकोनॉमिक ऑनर्स कर रहे हो, आप एमबीए कर रहे हो, कितने लोगों ने जेन्युइनली उस पर्टिकुलर कोर्स के बारे में पहले बुक्स निकाल के पढ़ना शुरू किया था? यार ठीक है, बीकॉम ऑनर्स में 3 साल होते हैं, इतने सारे सब्जेक्ट्स होंगे, ये सब्जेक्ट्स में ये पढ़ाई होगी। बहुत कम लोग करते हैं, एंड दैट इज व्हाई देयर इज अ मेंटल प्रेशर। बहुत लोग क्या करते हैं, सीए या फिर XYZ चीजें शुरू करते हैं जो थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है और लंबी चीजें होती है। इट्स अ बिग कमिटमेंट, इट्स नॉट अ स्मॉल कोर्स। सीएफए इज आल्सो नॉट अ स्मॉल कोर्स। 3 लेवल्स है, मैंने स्टार्टिंग में बोला कि 2.5 से 3 साल लगेंगे क्लियर करने में। इन्वेस्टमेंट भी 3 से 4 लाख की है, और कॉलेज की इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट है एक्स्ट्रा कोर्स की। तो इट्स अ बिग अमाउंट, इट्स अ बिग टाइम। डोंट फॉल इनटू द ट्रैप कि यार ईशान ने आज वीडियो बना दी सीएफए के ऊपर और सीएफए को बोल दिया बेस्ट कोर्स है तो हमको सीएफए ही करना है। बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। आपको पहले समझना है फाइनेंस मेरे लिए है या फाइनेंस मेरे लिए नहीं है, बिकॉज स्कूल कॉलेज में हमने फाइनेंस नहीं पढ़ा है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट कभी कॉलेज में कोई सब्जेक्ट आ गया तो आ गया, अदरवाइज देयर इज 0% फाइनेंस इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस। और मैं पर्सनल फाइनेंस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कॉर्पोरेट फाइनेंस की बात कर रहा हूं, जो जॉब ओरिएंटेड फाइनेंस स्किल्स होते हैं। तो आप पहले शॉर्ट टर्म कोर्सेज करो, टाइम कम है, पैसे भी कम है उसके अंदर, आराम से करोगे, मेंटल कोई इशू नहीं होगा, फ्री होके करोगे कि यार मेरे पेरेंट्स ने पैसे लगा रखे हैं, शिट यार 2 साल वेस्ट हो गए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आराम से करो उसको। और कौन सी शॉर्ट टर्म कोर्सेज करना है, इसकी मैंने वीडियो बना दी है, जरूर उसको देखना एक बार। एनसीएफए में NISM और बाकी कोर्सेज के बारे में मैंने बताया, कुछ फ्री फाइनेंस कोर्सेज भी है उसके अंदर, उसको जाके देखो और वो कोर्सेज करो पहले। जब वो कर लोगे, यू विल अंडरस्टैंड वेदर फाइनेंस इज फॉर मी और नॉट, देन ओनली यू गो फॉर सीएफए। इससे क्या होगा, पढ़ाई जब करोगे तो पता है कि यार मैं जो पढ़ने वाला हूँ उसमें मेरा इंटरेस्ट है, मैं जो पढ़ने वाला हूँ वो मैं कर सकता हूँ, मैंने पहले भी शॉर्ट टर्म कोर्सेज किए हैं, और मैं जो पढ़ने वाला हूँ उसमें मैं मेंटली फ्री होके पढ़ाई करने वाला हूँ या करने वाली हूँ। तो जरूर उन शॉर्ट टर्म कोर्सेज को करो, ताकि यहाँ पे कभी कोई एटलीस्ट एक्स्ट्रा प्रेशर ना हो। पढ़ाई का प्रेशर है, ठीक है, चलता है, सबको होता है कभी ना कभी, लेकिन एक्स्ट्रा प्रेशर, एक्सपेक्टेशंस का प्रेशर, पैसों का प्रेशर, टाइम का प्रेशर, ये सब नहीं होना चाहिए, बिकॉज ये धीरे धीरे करके बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। I've seen people who are stuck into CA for so long. I've seen people who are stuck into IIT for so long, UPSC for so long, and eventually they leave it after 5-6 years, जहाँ पे उनका मेजर टाइम थोड़ा सा खराब हो जाता है। वो उनसे कि it's the end of the life, but imagine wasting or not getting enough out of your 20 to 25 वाला age. That is very important for your career. So always do short term courses before you get into any long term commitment. It is super important. I'll wrap up the video with the tip for ethics subject, बहुत जरूरी, जिसमें मेरे 100% मार्क्स आए थे। But let's say if you have any questions,
एनी डाउट्स लेट मी नो इन द कमेंट्स। सीएफए के ऊपर कोई वीडियो चाहिए, एफआरएम के ऊपर कोई भी एक्स्ट्रा वीडियो चाहिए, फाइनेंस के ऊपर, लेट मी नो इन द कमेंट्स। आई ऑलवेज मेक द वीडियोस जिस पे हाईएस्ट लाइक्स होते हैं उस पर्टिकुलर कमेंट पे, तो ताकि मुझे पता रहे कि सबको ये वीडियो चाहिए। नाउ आई एम क्विकली गोइंग टू टेल यू द हैक फॉर क्रैकिंग एथिक्स। अब देखो एथिक्स ना सबसे छोटा है, सबसे छोटा सब्जेक्ट में से एक है एथिक्स। डेरिवेटिव्स ऑल्टरनेट भी छोटे हैं बट एथिक्स बहुत छोटा है। हाईएस्ट वेटेज है 15 से 20% के बीच में पूरे पेपर का एथिक्स आता है, वो भी स्टार्ट में एकदम एग्जाम के। 50% नहीं आया तो पेपर क्लियर भी नहीं होगा। क्या करें एथिक्स क्लियर करने के लिए, और क्यों इतने लोग एथिक्स में फंस जाते हैं? देखो यार, एथिक्स के अंदर ना आपको एक चीज का ध्यान रखना है। अब आप सीएफए की पढ़ाई चाहे श्वेजर बुक से करो या सीएफए करिकुलम से करो, मुझे कंसर्न नहीं है, बिकॉज दोनों ही इक्वली अच्छे हैं। मैं तो खुद से बल्कि श्वेजर ही रेकमेंड करता हूँ, क्योंकि मैंने अपनी सारी पढ़ाई श्वेजर से करी है, इट्स गुड इनफ। बट जब आप एथिक्स पढ़ रहे हो, आपकी पढ़ाई 100%, लिसन टू दिस वेरी केयरफुली, आपकी पढ़ाई 100% सीएफए करिकुलम से ही होनी चाहिए। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कहीं से भी आप 9 के 9 सब्जेक्ट्स पढ़ लो, बाकी करिकुलम से या श्वेजर से, डजंट मैटर। अगर आप सीएफए की पढ़ाई एथिक्स की कर रहे हो तो करिकुलम से ही होनी चाहिए। उसके अंदर जितनी डिटेल में समझाया गया है, जितनी डिटेल में उसके एग्जांपल्स दिए गए हैं, जितनी डिटेल में उसके क्वेश्चंस दिए गए हैं, वेरी सिमिलर टू द एग्जाम, सुपर गुड क्वालिटी, बहुत ही डिटेल के अंदर डिफरेंशिएटेड क्वेश्चंस वहीं से करने हैं, क्वेश्चन भी वहीं से करने हैं, पढ़ाई भी वहीं से करनी है। इसके अलावा कोई और हैक है ही नहीं। बिकॉज होता क्या है, देयर आर अ लॉट ऑफ एथिक्स अलग अलग उसके अंदर दिए हुए, कुछ कुछ ना आपस में बहुत सिमिलर है, तो उनके जो सब पार्ट्स है वो आपस में कहीं कहीं के बहुत सिमिलर है, तो बंदा कंफ्यूज हो जाता है यार कि ये इस वाले पार्ट में आ गया, उस वाले पार्ट में आएगा। एंड पेपर में होते 3 ही ऑप्शन है, लेकिन उसमें से 2 ऑप्शन ऐसे होंगे जो एकदम सेम लगेंगे। सो ऑलवेज स्टडी फ्रॉम द करिकुलम। एथिक्स प्रैक्टिस भी वहीं से करनी है, कैंडिडेट रिसोर्सेज तो करनी ही करनी है, और इसके बाद एथिक्स में आपको कोई नहीं रोक सकता। यू जस्ट नीड टू पुट इन a lot of understanding when you are reading and then practice. That's all. This is the only hack. Curriculum is the only hack that you need to clear ethics and score very well in that exam. Imagine करो आपको पूरे पेपर में 70% मार्क्स लाने हैं ताकि पेपर क्लियर हो जाए। उस पेपर में 20% एथिक्स आ रहा है, उसके अंदर अगर आप 80, 90, 95% स्कोर कर दो, रेस्ट ऑफ पेपर बिकम्स वेरी इजी। फिर उसके बाद फिर बाकी 80% में मेरे को तो 60% थोड़ा सा ऊपर ही लाने में ले आऊंगा, तो वहां से कॉन्फिडेंस आता है। बिकॉज कुछ कुछ क्वेश्चन तो इजी भी आते हैं एग्जाम में, और कुछ कुछ सब्जेक्ट्स लाइक डेरिवेटिव्स, ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, इक्विटी, कॉर्पोरेट फाइनेंस, ये इजी कंसीडर करे जाते हैं एज कंपेयर टू योर फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज और फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। तो इसको करोगे, ट्रस्ट मी, नथिंग विल स्टॉप यू फ्रॉम क्लियरिंग सीएफए। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन है, लेट मी नो इन द कमेंट्स। विद दिस आई रैप अप द वीडियो। टिल देन आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। एज आई सेड, कुछ भी बचा है कमेंट्स में बताओ, कमेंट्स आप लोगों के लिए ही होते हैं। आई ट्राई टू आंसर एज मेनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल, तो कुछ भी होगा कमेंट्स में मिलते हैं अगली बार।